कैसे भाई लोग, सब ठीक। मैं हूं तरुण कुमार और आपका स्वागत है हमारी गेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास 9 एंड 10 में। आज हम बात करने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की। इस वीडियो से पहले हमने सीखा था कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है और हम प्लेनेट बदलते हैं तो क्या बदलता है, ये सब हमने सीखा था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर की। थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि किसी डेजर्ट में हम देखते हैं कि जो कैमल होता है वो इजीली चल सकता है, भाग सकता है, ठीक है। लेकिन हम उतना इजीली चल या भाग नहीं सकते डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ पर जो रेत होती है उसमें हमारे पैर धंस जाते हैं। ये तो आपने देखा होगा। लेकिन जो कैमल है, जो ऊंट है, वो ऊंट इजीली चल सकता है, भाग सकता है। ऐसा क्यों? और आपने ये भी देखा होगा कि जब वॉर होती है तो जो टैंक होती है वो टैंक किसी भी सरफेस पर चल सकते हैं। वहाँ पर उसकी चेन होती है और उसका हजारों टन उसका वेट होता है, फिर वो इजीली उस चेन पे चल सकते हैं किसी भी सरफेस पर। ऐसा क्यों होता है? और आपने ये भी देखा होगा कि जो ट्रक होता है, जो बड़ी बड़ी बसें होती है, उसके टायर बहुत वाइड होते हैं। जैसे कि थार के टायर आपने देखा होगा बहुत मोटे होते हैं। लेकिन जो साइकिल होती है, साइकिल का जो टायर हो वो इतना मोटा नहीं होता। ऐसा क्यों? और आपने यह भी देखा होगा कि कोई कारीगर है जो फर्नीचर का काम करता है, उसके पास जो औजार होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, ठीक है। अगर उसकी शार्पनेस कम हो जाए तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ये सभी क्वेश्चन का आपको जवाब चाहिए तो आपको समझना होगा कि थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। अगर आप ठीक से ये सब समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन के जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक बार मैंने एक बुलेटिन बोर्ड था, उस पर कुछ चार्ट या कागज मुझे चिपकाना था, ठीक है। तो जब हम बुलेटिन बोर्ड पे कोई कागज या चार्ट चिपकाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है पिन की, ठीक है। पिन कैसी होती है? तो एक साइड उसका मोटा हिस्सा होता है और एक तरफ साफ हिस्सा होता है, ठीक है। तो जब हमें वो पिन उस कागज के साथ वो बुलेटिन बोर्ड पर चिपकानी होती है तो हम क्या करते हैं, जो पिन है उसका जो मोटा हिस्सा है उस पर हम प्रेशर लगाते हैं और उतना प्रेशर लगाते हैं कि जो पिन है उसकी नोक अंदर बुलेटिन बोर्ड में घुस जाती है, ठीक है। इसके लिए हमें प्रेशर लगाना होता है। लेकिन समझो कि अगर वो मोटा हिस्सा ना होता और अकेली पिन होती तो क्या हम उस पिन को बुलेटिन बोर्ड में लगा सकते? नहीं। अगर अकेली पिन होगी और उस पर हम अपने अंगूठे से फोर्स लगाएंगे तो वो पिन हमारे अंगूठे में घुस जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो पीछे का हिस्सा होता है वो थोड़ा चपटा होता है, मोटा होता है, जहाँ पर हम प्रेशर लगाते हैं। और अगर वो हिस्सा ना हो तो हम इजीली उस पिन को बुलेटिन बोर्ड में नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा थ्रस्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी सैंड पर डेजर्ट में खड़े होते हैं या चलते हैं तो इजीली वॉक नहीं कर पाते हैं, इजीली नहीं चल पाते। हमारे जो पैर होते हैं वो रेत में धंस जाते हैं, ठीक है। चलते हैं, भागते हैं तो हम ठीक से नहीं चल पाते, भाग पाते, शायद हम गिर भी जाए। लेकिन अगर हम वही रेत पर सो जाए, लेट जाए, तो हमारा जो पूरा बॉडी है वो अंदर रेत में नहीं घुसेगा। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जब हम खड़े होते हैं रेत पर तो हमारा जो पूरा बॉडी वेट होता है वो एक पॉइंट पे आ जाता है। कौन सा पॉइंट? तो हमारे पैर। हमारे पैरों पर हमारा पूरा बॉडी वेट आ जाता है। इसीलिए जो प्रेशर लगता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी वजह से हमारे जो पैर है वो
रेत के अंदर सिंक हो जाता है, धंस जाता है। लेकिन जब हम लेट जाते हैं तब जो पूरा बॉडी वेट है वो भी जो फोर्स लगाता है वो पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में फैल जाता है और इसकी वजह से एक पॉइंट पर वो प्रेशर नहीं आता, वो प्रेशर भी पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसीलिए जो रेत पर प्रेशर लगता है वो ज़्यादा नहीं होता, प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए हमारी बॉडी है वो रेत में नहीं धंस जाती। जबकि हम खड़े होते हैं तब हमारे पैर रेत के अंदर धंस जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? तो कोई सरफेस पर हम परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है, अगर किसी सरफेस पर हम जो फोर्स लगाते हैं उससे हम धक्का या थ्रस्ट कहते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द शॉक डिपेंड्स ऑन द एरिया। जो हम धक्का लगाते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है? तो वो डिपेंडेंट करता है उसके एरिया पर, एरिया ऑफ सरफेस। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना हमारा जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। Thus forces of equal value produce more pressure when applied over a smaller area and less pressure when applied over a larger area। मतलब समझो कि अगर हम दो इक्वल फोर्स लगाते हैं डिफरेंट एरिया पर, तो जब एरिया कम होगा तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। फोर्स दोनों में सेम है, लेकिन जिस सरफेस पर हम फोर्स लगाते हैं उसका एरिया अगर कम होगा, अगर कम एरिया पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर ज़्यादा होगा। मोर प्रेशर विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी अप्लाइड ओवर अ स्मॉलर एरिया। ओके, और जब हम बड़े एरिया पर फोर्स लगाते हैं तब जो हमारा फोर्स है उससे जो प्रेशर बनेगा वो कम होगा। ठीक है, इसी की वजह से जब हम खड़े होते हैं रेत में तब जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से हमारा जो बॉडी वेट है वो एक पॉइंट पर आ जाता है, इसीलिए वो प्रेशर ज़्यादा होता है और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमारा पूरा पैर वो रेत है उसमें धंस जाता है, सिंक हो जाता है। जबकि हम लेट जाते हैं तब जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, इसी वजह से जो प्रेशर हो वो कम हो जाता है और हमारा शरीर अंदर नहीं धंसता। ठीक है, तो जब हम लेट जाते हैं, ठीक है, तब जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से जो पूरा बॉडी वेट है, ठीक है, वो जो प्रेशर बनाता है वो कम हो जाता है। जब हम खड़े होते हैं तब वो प्रेशर ज़्यादा बनाता है क्योंकि सरफेस एरिया कम है, लेकिन जब हम लेट जाते हैं तब सरफेस एरिया ज़्यादा बन जाता है और उसी वजह से जो फोर्स लगता है वो तो इक्वल ही है, लेकिन जो प्रेशर बनता है वो कम हो जाता है। इसी वजह से जब हम लेटे हुए होते हैं तब हमारा जो बॉडी है वो रेत के अंदर नहीं धंसता, अंदर नहीं सिंक हो जाता। ठीक है, ये याद रखना, ये जो एरिया ऑफ सरफेस है उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों हम प्रेशर की डेफिनेशन ऐसे देंगे। प्रेशर क्या है? द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जो यूनिट एरिया पर जो थ्रस्ट लगता है, जो हम फोर्स लगाते हैं, जो धक्का लगाता है, उसे उस यूनिट एरिया पर जो लगता है उसे हम प्रेशर कहते हैं, दबाव कहते हैं। ठीक है, तो उसका इक्वेशन ये होगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो यूनिट एरिया पर जो थ्रस्ट लगता है उसे ही हम प्रेशर कहेंगे। याद रखना कि जो भी सरफेस है उसका जो यूनिट एरिया है, उस यूनिट एरिया पे जितना भी हम थ्रस्ट लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। और द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी है, या हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर रेज़ टू -2। ठीक है, तो यह ऐसा यूनिट है, इसे ये भी याद रखना, इस इक्वेशन को भी याद रखना। एक दूसरा भी यूनिट है इसका और वो है पास्कल, जिसे हम साइंटिस्ट पास्कल से नाम से जानते हैं, लेकिन इसको याद रखना, पास्कल PA हम लिखेंगे इसको। ठीक है, तो प्रेशर का 2 यूनिट होगा, ऐसा यूनिट एक ही है जो हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो, और दूसरा है पास्कल।
एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं और थ्रस्ट और प्रेशर को समझते हैं कि जब हम किसी कील को लकड़ी के जो ब्लॉक होता है, लकड़ी का ब्लॉक होता है, उसमें हम लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर इस जो कील है, उस कील की जो पॉइंट है वो बहुत शार्प होगा तो जो कील है वो इजीली अंदर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये कील है उसकी पॉइंट वो शार्प नहीं होगी, ठीक है, तो ये कील अंदर इजीली नहीं जाएगी। और यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि जो एरिया है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर जो कील है वो शार्प होगी तो उसका जो पॉइंट है वो कम होगा, मतलब जो एरिया है, सरफेस एरिया, जो कील का सरफेस एरिया है वो कम होगा और हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और इजीली जो कील है अंदर घुस जाएगी। लेकिन अगर जो कील है बहुत पुरानी है और उसका जो पॉइंट है वो शार्प नहीं है, ठीक है, वो बहुत पुराना हो गया है, उसे जंग लग गया है और वो शार्प नहीं रहा, तो जो कील है उसे हमें उस लकड़ी में घुसाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कील है उसका जो पॉइंट है उसका सरफेस एरिया भी यहाँ पर काम करता है। चलो दोस्तों, अब समझते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। तो जैसे हमने बात की, जो कील है वो भी प्रेशर लगाती है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, वैसे ही जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जैसे कि गैस या लिक्विड, गैस और लिक्विड दोनों ही जो मैटर है वो फ्लूइड है, वो भी प्रेशर लगाते हैं। कैसे समझते हैं, चलो। तो जो जस्ट एज सॉलिड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सरफेस ड्यू टू देयर ओन वेट, similarly liquid also exerts an equal force in all directions on the container they are in due to their weight। मतलब कि जैसे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो किसी सरफेस पर प्रेशर लगाता है, ठीक है, जैसे सॉलिड है वो प्रेशर अपने जो वेट होता है उसकी वजह से किसी भी सरफेस पर प्रेशर लगाता है, वैसे ही फ्लूइड्स, वो जो लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं, वो भी जिस कंटेनर में होते हैं उस कंटेनर की दीवारों पे वो भी प्रेशर लगाते हैं, उतना ही इक्वल प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। और उनका जितना ज़्यादा वेट होगा, ठीक है, जो फ्लूइड का जितना ज़्यादा वेट होगा वो भी उतना ज़्यादा प्रेशर जो कंटेनर है उसकी दीवार पर लगाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया है और लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है वो तो लगता है पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है। और ये लिक्विड है, वो लिक्विड के ऑल द एटम्स वो भी एक दूसरे को फोर्स लगाते होंगे, ठीक है। और उसी की वजह से ये जो लिक्विड है वो कंटेनर की दीवार पर, चारों दीवारों पर वो इक्वली फोर्स लगाएगा, जिसे हम प्रेशर कहते हैं। मतलब ये लिक्विड भी कंटेनर की चारों दीवारों पर, मतलब कि हर जगह वो इक्वली प्रेशर लगाएगा, क्योंकि फ्लूइड भी प्रेशर लगाते हैं, उनका भी वेट होता है, वो भी ये प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं। तो दोस्तों, जो फ्लूइड होता है वो भी प्रेशर लगाता है। कैसे लगाता है यह समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा और वो है बुओयेंसी का। बुओयेंसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो जो फ्लूइड होता है वो कैसे प्रेशर लगाता है, वो कौन सा फोर्स लगाता है, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब हम किसी स्विमिंग पूल में तैरते हैं, ठीक है, आप स्विमिंग पूल में तैरिए या नदी में तैरिए या तालाब में तैरिए या आपके घर कोई ड्रम हो, ड्रम में पानी भर के आप उसमें बैठ जाइए, तो भी आपको बुओयेंसी फील होगी। आपका जो बॉडी है वो हल्का हल्का महसूस होगा, ठीक है। हमारा जो बॉडी है, पानी में हम जाते हैं तो हमें हल्का फुल्का महसूस होता है कि हमारा बॉडी वेट कम हो गया है, ठीक है। मज़ा भी आता है तैरने का, लेकिन आपने जो महसूस किया होगा कि जो लिक्विड है वो उसकी वजह से, जो पानी है वो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी वेट है जितना होता है उससे हमें कम महसूस होता है। मतलब कि वो जो लिक्विड है, जो वो वाटर है, वो हमारी बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लगाता होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कभी आपने कुएं में से पानी निकाला होगा बाल्टी से। जब हम बाल्टी को कुएं में डालते हैं, ठीक है, आपके घर कुआं नहीं होगा, आप सिटी में रहते हो तो कुआं नहीं होगा, तो आपके
यहाँ पानी की टंकी होगी, पानी की टंकी में बाल्टी डालिए और पानी भर के बाहर निकालिए। आपने महसूस किया होगा कि जब तक पानी की बाल्टी पानी में है तब तक हमें उसका वेट ज़्यादा महसूस नहीं होता, हमें भारी नहीं लगती बाल्टी। लेकिन जब हम पानी से बाल्टी बाहर निकालते हैं भरी हुई, तब हमें बहुत ज़्यादा वेट महसूस होता है, जो बाल्टी है वो भारी भारी लगती है। ऐसा क्यों? पानी के अंदर है तब तक हमें वेट नहीं लगता, लेकिन बाहर निकालते हैं तो वेट क्यों लगता है? तो दोस्तों उसकी वजह भी बॉयंसी है, जो पानी है वो भी एक फोर्स लगाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो समंदर है, समंदर में बड़े बड़े जहाज जो स्टील से बने हुए होते हैं, लोहे के बने हुए होते हैं, वो पानी पर इजीली तैरते हैं, ठीक है। जबकि हमारे घर पर एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, पानी में हम एक छोटी सी लोहे की कील डालते हैं तो वो डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? इतने बड़े बड़े भारी भारी जहाज हैं, वो पानी में इजीली तैरते हैं, लेकिन ये छोटी सी कील पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये भी समझने के लिए आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट बॉयंसी का। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो मैं आ गया हूँ पानी में, मेरे आसपास बहुत सारा पानी है, ठीक है, और एक बोतल है प्लास्टिक की, ठीक है, और उसका जो ढक्कन है वो लगा हुआ है और बोतल है वो पानी पर तैर रही है। अभी मैं पानी के अंदर हूँ। अभी मुझे क्या करना है, इस बोतल को पानी के अंदर डालना है, लेकिन जो पानी का ढक्कन है वो नहीं खोलना है। देखो बोतल पकड़ ली, आप देखना, इसको मैं ले जाता हूं पानी के अंदर। पानी के अंदर तो ला दिया, लेकिन इसको पानी में रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि पानी भी नीचे से फोर्स लगाता है बोतल के ऊपर, और बोतल ट्राई कर रही है ऊपर जाने का। चलो अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। क्या हुआ? पानी की बोतल ऊपर चली आई। ऐसा कैसे हुआ? तो दोस्तों जो पानी है वो पानी एक फ्लूइड है, और वो उसमें जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डालते हैं, उसको हम इमर्स करते हैं, तब वो पानी है वो भी उस पर उल्टा फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसे हम बॉयंसी कहते हैं। हर लिक्विड में ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऊपर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा ही, उसे बॉयंसी कहते हैं। और उसकी वजह से ये जो बॉटल थी, मैंने उसे पानी में डाला, दबा के रखा, लेकिन वो उतना फोर्स ज़्यादा था कि मुझे छोड़ना पड़ा, और जब मैंने बोतल को छोड़ दिया तब बोतल ऊपर आ गई, पानी से बाहर आ गई। आपने भी ऐसा किया होगा। आप घर पर भी ये ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। एक बोतल लीजिए, बाल्टी लीजिए पानी की, भरी हुई बाल्टी में पानी भरा हुआ, और आप वो बोतल उस बाल्टी में डुबो के रखिए। जब आप बोतल को छोड़ देंगे तो बोतल पानी पे ऊपर आ जाएगी, ठीक है, लेकिन बोतल का जो ढक्कन है वो लगा रहना चाहिए, बोतल बंद होनी चाहिए और उसमें हवा होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बोतल है वो पानी के ऊपर आई जाएगी, सरफेस पे ऊपर आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी है वो बॉयंट फोर्स लगाता है बोतल के ऊपर, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर दो फोर्स वर्क करते हैं। पहला कि जो बोतल है, बोतल पर नीचे की ओर लगता होगा, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी, पृथ्वी की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी वजह से ये बोतल है नीचे चली जाती है। जबकि ये जो आसपास जो पानी है, जो फ्लूइड है, वो इसे ऊपर की ओर धकेलता होगा, ठीक है, और उसे कहते हैं हम बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स की वजह से ये पानी की बोतल ऊपर आने का ट्राई करती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे का जाने का ट्राई करती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जब मैंने बोतल छोड़ी तो वो ऊपर आ गई। क्यों? तो यहाँ पर जो दो फोर्स लगते हैं उसमें से बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा, पानी का बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा, उसकी वजह से वो ऊपर आ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर कम है, ठीक है, और उसकी वजह से जो बोतल है वो ऊपर आ जाती है, पानी पर तैरने लगती है, ठीक है। चलो इससे हम बॉयंसी की डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? तो ऐसी होगी बॉयंसी की डेफिनेशन: व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द बॉयंट फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में
या फ्लूइड में इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तब वो जो लिक्विड है, वो जो ऑब्जेक्ट है, उस पे अपवर्ड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, उसे हम बॉयंट फोर्स कहते हैं और उसका उसे हम बॉयंसी कहते हैं। ठीक है, ये बॉयंसी की डेफिनेशन है, इसे याद रख लेना कि बॉयंसी क्या है। तो एक फोर्स है जो पानी की तरफ से लगता है, वो ऊपर की तरफ, और याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जबकि बॉयंट फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, बॉयंसी ऊपर की तरफ लगती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ लगता है, बॉयंट फोर्स एक्ट्स अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ लगता है, एंड द बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और ये एक बात जरूरी है जो मैं कहना भूल गया, कि जो बॉयंसी है, बॉयंट फोर्स है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो सीधा डिपेंड करता है जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पर। जितनी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी और जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। ठीक है, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है और जो ऑब्जेक्ट डूबा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो डूब जाएगा। ठीक है, चलो इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। पहले तो हम डेंसिटी की डेफिनेशन याद कर लेते हैं। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी कि डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम और मास का जो रेशियो होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, मास और वॉल्यूम से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे पास 2 बीकर हैं, 2 बीकर में पानी है। पानी के अंदर जब हम कील को डुबाते हैं, डालते हैं, तब कील डूब जाती है, लेकिन जब हम किसी रबर या किसी लकड़ी का ब्लॉक उसमें डालते तो वो तैरता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोनों केसेस में जो पानी की डेंसिटी है वो सेम है, लेकिन एज कंपेयर टू द नेल, जो नेल है, कील है, उसके कंपैरिजन में पानी की डेंसिटी कम है। इसीलिए दोनों केसेस में पानी की डेंसिटी सेम है, लेकिन हमें कंपेयर करना है कि कील के कंपैरिजन में पानी की डेंसिटी ज़्यादा है या कम है, और जो लकड़ी या रबर का टुकड़ा है उसकी कंपैरिजन में पानी की डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो देखो, पहले जब इस बीकर में हम कील या नेल डालते हैं तो वो डूब जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोहा है, लोहे की जो डेंसिटी होती है वो पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा। मतलब यहाँ पर पानी की डेंसिटी कम है, लोहे की ज़्यादा है, तो वो डूब जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। ठीक है, और जब ये लकड़ी या रबर का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पानी में डालते हैं, उसकी डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में कम है, तो वो तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। तो व्हेन द डेंसिटी ऑफ रबर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट्स। ठीक है, तब वो जो ऑब्जेक्ट है वो तैरेगा। जब डेंसिटी ज़्यादा है तो डूबेगा, कम है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो वो तैरेगा। ठीक है, मतलब यहाँ दोनों जो केसेस है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है और बॉयंट फोर्स भी लगता है, लेकिन कहाँ पर कौन जीत जाता है? तो इस केस में, कील वाले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जीत जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगता है क्योंकि इसकी डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीत जाता है, तो इसकी वजह से जो कील है वो डूब जाती है। और यहाँ पर बॉयंट फोर्स जीत जाता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। ठीक है, डेंसिटी की वजह से, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हार जाता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट बॉयंसी का, जिसमें हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट कब डूब जाएगा या फिर तैरेगा। ठीक है, तो आप अब कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसकी डेंसिटी जो फ्लूइड है उसके कंपैरिजन में कम होगी तो वो तैरेगा, और डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय, सी यू, सबा खैर, आओ जाओ। भाई लोग, अब तो स्मार्ट क्लास 9 और 10 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने तो टॉप किया था, आप भी करोगे।